हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के सोशल साइंस का मॉडल पेपर में जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो यार जल्दी से वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली 10वीं कक्षा का हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम वीवीआई क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सके। तो जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रवाद को परिभाषित कीजिए। और इसी सवाल को मैट्रिक एग्जाम पेपर में इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि राष्ट्रवाद क्या है या राष्ट्रवाद का क्या अर्थ होता है। प्रत्येक स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब लिखना होगा कि राष्ट्रवाद एक भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक वातावरण में रहने वाले लोगों के बीच में प्रेम एवं एकता का संचार करती है। आसान भाषा में जानिए कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवेश में जितने भी लोग रहते हैं उन तमाम लोगों के बीच में एकता की भावना को पैदा करती है। और यह जो भावना है ना, ये राजनीतिक जागृति का प्रतिफल कहलाता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 2 कहता है कि क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। यानी सवाल में आपसे पूछा गया है कि रूस में जो भी क्रांति हो रहे थे उस क्रांति से पहले रूस के जितने भी किसान थे उन तमाम किसानों की स्थिति कैसी थी। तो क्वेश्चन का सही जवाब होगा कि क्रांति के पूर्व यानी क्रांति से पहले रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उनके पास पूंजी का भी अभाव था। वे कर्ज के बोझ से काफ़ी ही दबे हुए थे। आसान भाषा में कहिएगा कि क्रांति के पहले रूस में रहने वाले जितने भी किसान थे उनकी स्थिति पहले भी दयनीय थी और क्रांति के बाद भी दयनीय थी। उनके पास पूंजी अर्थात पैसा का काफ़ी ही ज़्यादा कमी था, अभाव था, जिसके कारण वो पेट भरने के लिए बहुत सारे कर्ज ले रखे थे और कर्ज के बोझ से वे तमाम लोग दबे हुए थे। अगला सवाल है दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य है। आसान भाषा में बता दीजिएगा कि दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ना था। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है कि दांडी यात्रा की शुरुआत किसने किया था। तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने। कब किया था? तो सन 1930 ईस्वी में। कहाँ से किया था? तो साबरमती आश्रम के पास से महात्मा गांधी ने समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया था, नमक कानून को तोड़ा था। अगला सवाल क्वेश्चन 4 को देखिए कि गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया। यानी गुटेनबर्ग के द्वारा जो मुद्रण यंत्र का आविष्कार किया गया था वो किस प्रकार से किया गया था। तो आसान भाषा में बताइएगा कि गुटेनबर्ग जर्मनी का एक निवासी था। यानी गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। वे जैतून पेरने की मशीन के आधार बनाकर अपने प्रिंटिंग प्रेस का इजाद किया। वे जैतून एक प्रकार का फसल होता है जिसको पेरने का एक मशीन के आधार पर ही उसे क्या किया कि प्रिंटिंग प्रेस का इजाद किया। कि उसे लगा कि जिस प्रकार से जैतून का पेरने का जो मशीन होता है ठीक उसी प्रकार से प्रिंटिंग मशीन भी बनाया जाए। इस छपाई मशीन में पेंच की सनहिता से लंबा हैंडल लगा होता था। भैंस को घुमाकर प्लाटेन बोर्ड कड़ी या इस्पात को गीले कागज पर दबाया जाता था। सांचे का उपयोग करके अक्षरों की धातुओं की आकृति में ढाला जाता था। इसलिए गुटेनबर्ग ने छपाई मशीन को मिबल टाइपिंग प्रिंटिंग मशीन भी कहा है। तो इस प्रकार ने गुटेनबर्ग ने सीसा, बिस्मत एवं टीन के मिश्र धातुओं को मिलाकर मुद्रण, स्याही तथा अक्षर बनाया जिसके माध्यम से छपाई का कार्य होने लगा। इस प्रकार गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास किया था। अगला सवाल देखिए कि भूमंडलीकरण को परिभाषित कीजिए। यानी भूमंडलीकरण जो है वो क्या था। तो आसान भाषा में बताइएगा कि भूमंडलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विश्व के सभी देश के जीवन के सभी क्षेत्रों के बीच में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। यानी भूमंडलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी क्रिया है जिसमें क्या होता है कि विश्व के सभी देश, विश्व में पाए जाने वाले जितने भी तमाम देश हैं उनके जीवन के सभी क्षेत्र में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। इसे ही भूमंडलीकरण कहा जाता है। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा गया था कि भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुई थी। तो कह दीजिएगा कि 90 के दशक में हुई थी। और 90 के दशक में ना बोलकर 1900 में पूछा जाए तो बता दीजिएगा 1990 के दशक में भारत में भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई थी। और आर्थिक संकट कब उत्पन्न हुआ था। तो ये 1929 ईस्वी में उत्पन्न हुआ था।
अगला सवाल है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई थी। याद रखिएगा, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मामलों में मजदूर के हितों की पूर्ति के लिए या मजदूर के हितों की रक्षा के लिए 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन नामक संगठन की स्थापना की गई थी। अब याद कैसे रखिएगा, बात है सन 1920 ईस्वी में। सन 1920 ईस्वी में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक मामलों में जितने भी मजदूर थे उनको काफ़ी ही ज़्यादा प्रताड़ित होना पड़ रहा था। उन्हीं के मजदूरों के हितों की पूर्ति के लिए, उनके हितों की रक्षा करने के लिए, उनके मान सम्मान की रक्षा करने के लिए लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में सन 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अब यहाँ पे थोड़ा ज़रा कन्फ्यूज ये नहीं हो जाइएगा कि आखिर यहाँ पे दिया गया है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, तो ये 1920 में कैसे हुआ, क्योंकि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुआ था। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन भी हुआ था और यही है वो 1920 जिसमें खिलाफत आंदोलन भी हुआ था। और यहाँ पे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन ना बोलकर बोल दिया जाता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो बता दीजिएगा 1885 ईस्वी में हुई थी। किसने किया था, तो A.O. ह्यूम ने किया था। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो उमेश चंद्र बनर्जी थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो A. निवेशेंट थी। अगला सवाल, चलिए हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखते हैं हिस्ट्री का, कि उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, किस प्रकार औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया था। तो दोस्तों, आर्थिक हितों की प्राप्ति के लिए राजनीतिक, सामाजिक एवं संस्कृति अधिकार स्थापित करने की प्रक्रिया को उपनिवेशवाद कहा जाता है। उपनिवेशवाद किसे कहते हैं, तो आर्थिक हित की प्राप्ति के लिए राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार स्थापित करने की जो क्रिया होती है, इसे ही उपनिवेशवाद कहते हैं। नए नए मशीन एवं कारखाने को स्थापित करना औद्योगिकरण कहलाता है। औद्योगिकरण के फलस्वरूप उत्पादित वस्तुओं को बेचने के लिए बाजार का साथ साथ वस्तुओं को तैयार करने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है। इन दोनों आवश्यकताओं ने यूरोप के लोगों को अपने देश से बाहर दुनिया में पैर फैलाने को मजबूर कर दिया। इस प्रकार औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया और लोग मजबूरन एक देश से दूसरे देश में जाकर अपने उत्पादित वस्तुओं को खरीद फरोख्त यानी खरीद बिक्री करने लगे। अगला सवाल कहता है कि रूसी क्रांति के 2 कारणों की विवेचना करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मैट्रिक एग्जाम पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि रूसी क्रांति के प्रमुख कारणों की विवेचना करें। तो बता दीजिएगा कि रूसी क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। अब यहाँ पे पहला जो कारण है वो जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन था। जार निकोलस द्वितीय कठोर एवं दमनात्मक नीति का संरक्षण था। यानी जार निकोलस जो द्वितीय था, ये काफ़ी ही ज़्यादा कठोर पूर्वक शासन चलाने वाला, लोगों को दमन करने वाला, शोषण करने वाला दमनकारी नेता था। ठीक है, वह राजा के देवी अधिकारों को विश्वास रखता था। वे राजा के देवी के जितने भी अधिकार होते थे उन पे ही में वो विश्वास रखता था। उसे केवल अभिजाति वर्ग एवं उच्च पदाधिकारियों का ही समर्थन प्राप्त था। इसकी पत्नी का घोर प्रतिक्रियावादी औरत थी। उस समय राष्ट्रपुतीन की इच्छा ही कानून थी। वह नियुक्तियों तथा शासन के अन्य कार्यों में हस्तक्षेप किया करता था। अतः गलत सलाहकार के कारण जार की स्वच्छ चरिता बढ़ा दी गई और जनता की स्थिति दयनीय होती चली। कहने का मतलब ये है कि जार निकोलस द्वितीय एक अयोग्य शासक था, यानी शासक के उसमें तमाम गुण मौजूद नहीं थे। उसके पत्नी जो राष्ट्रपुतीन थी वो भी बहुत ही ज़्यादा कठोर एवं भयावह स्थिति थी। वो उसे भी रूस की जनता का जरा भी ख्याल नहीं था और वे अपने ही मनचाहा नीतियों का काम करता था, जिससे जो मर्यादा था मनमौजी काम करता था, जिसके कारण रूस की तमाम जनता रूस के शासक जार निकोलस द्वितीय की जो भी शासन प्रणाली चल रही थी उससे ज़्यादा ही बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति सभी जनता की हो गई थी। दूसरा मुख्य कारण था कृषकों का दयनीय स्थिति। 1861 ईस्वी की बात है जब कृषि दास्ताव की समाप्त कर दिया गया था, परंतु किसानों की स्थिति में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ था। बोला जाता है ऑब्जेक्टिव सवाल में कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था, तो ये 1861 ईस्वी में हुआ था। लेकिन 1861 ईस्वी में कृषक दास प्रथा का अंत तो कर दिया गया था, लेकिन अभी भी किसान एवं मजदूर की स्थितियों में कोई भी ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिला था। रूस की कुल जनसंख्या का 1/3 भाग भूमिहीन हो गया था। रूस के जितने भी जनसंख्या था उसका तीसरा जो भाग था वो भूमिहीन हो गया था, यानी भूमि से लगभग अलग हो गया था, जिनमें जमींदार की भूमि का काम करना पड़ता था। इन कृषकों को कई तरह के कारों का भुगतान करना पड़ता था।
इसके पास पूंजी का अभाव था। ऐसे परिस्थिति में किसानों के पास क्रांति के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। यानी जब 1861 ईस्वी में कृषक दास प्रथा का अंत किया गया तो उस समय भी किसानों की दयनीय स्थितियों का समाधान नहीं हुआ। उनके पास जो भी भूमि थे वो पूरे भूमि कटकर समुद्र वाले भाग में चले गए। उनके पास ज़मीन तो रहा नहीं, जिस कारण वे जमींदारों की भूमि में जाकर काम किया करते थे। कृषक मजदूरों लोगों को बहुत अलग अलग तरह के कर देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। उनके पास पूंजी का काफ़ी अभाव था, तो उनके पास ऐसा परिस्थिति आ गया था कि किसानों या मजदूरों के पास क्रांति करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। अगला रोमन नंबर में लिखिएगा मजदूरों की दयनीय स्थिति। रूस में मजदूरों का काम एवं मजदूरी के आधार पर अधिकतम शोषण किया जाता था। यानी रूस में जितने भी मजदूर एवं कारीगर लोग थे उनको काम के आधार पर, काज के आधार पर बहुत ही ज़्यादा शोषण किया जाता था। मजदूरों को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे। मजदूर लोग ना ही वोट दे सकते थे और ना ही चुनाव में भाग ले सकते थे। उन्हें राजनीति में कोई भी भाग लेने का अधिकार नहीं था। यह अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल नहीं कर सकते थे और ना ही मजदूर संघ बना सकते थे। रूसी मजदूर पूंजीवादी व्यवस्था तथा जारशाही निरंकुशता को समाप्त करने के लिए सर्वहारा वर्ग का शासन स्थापित करना चाहते थे। देखिए उस समय में क्या था कि जितना भी मजदूर लोग था ना, उसे ना ही वोट देने का अधिकार था और ना ही वोट में खड़ा होने का अधिकार था। वे अपना एक मजदूर संघ का एक नेता भी बनाकर सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाकर आंदोलन करके अपने मांगों की पूर्ति भी नहीं करवा सकते थे। वे चाहते थे कि रूस में सर्वहारा वर्ग स्थापित करके और रूस के शासक जार निकोलस द्वितीय से लोहा लिया जाए। अगला रोमन नंबर में लिखिएगा कि औद्योगिकरण की समस्या। रूस में राष्ट्रीय पूंजी का अभाव हो गया था, अतः उद्योग के विकास के लिए विदेशी पूंजी पर निर्भरता बढ़ गई। विदेशी पूंजीगत आर्थिक शोषण को बढ़ावा दे रहे थे। इसी कारण लोग असंतोष व्याप्त हो गया था। जापान की पराजय 1905 की क्रांति। यहाँ पे जरा ध्यान से सुनिएगा, 1905 की बात है जब रूस जापान के बीच में युद्ध हो गया था, जिसमें रूस की पराजय हो गई थी। एशिया का एक छोटा सा देश से हो गई थी। इस पराजय के कारण रूस में 1905 में क्रांति हो गई। इस क्रांति में अतः 1917 में बोल्शेविक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया था। यानी सन 1905 ईस्वी की बात है जब बंगाल विभाजन के साथ साथ रूस और जापान में युद्ध हो गया था। और जापान उस समय बहुत एक छोटा सा देश के रूप में माना जाता था और इतना बड़ा सा देश रूस को हरा दिया था, पराजित कर दिया था। जिससे क्या हुआ कि 1905 ईस्वी की ही बात है, रूस के अंदर ही रहने वाले लोग रूस के प्रति बगावत छेड़ दी और युद्ध करने लगे। जिससे क्या हुआ कि 1917 के बोल्शेविक क्रांति का जो मार्ग था ये कहीं ना कहीं जापान और रूस के बीच में होने वाला युद्ध से ही मिला था। उसके बाद में राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि बिहार में छात्र आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे। बिहार में जितने भी छात्र आंदोलन हुए थे इनके मुख्य रीजन क्या थे, तो लिख दीजिएगा कि बिहार में भी छात्र आंदोलन के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। पहला कारण है बेरोजगारी एवं भ्रष्टाचार, खदानों की कमी, कीमतों में बेतहाशा वृद्धि, सत्ताधारी दल द्वारा जनता की उपेक्षा, कानूनी व्यवस्था की गिरती हुई अवस्था। ये जो पूरे के पूरे हम आप सभी को कारण बता रहे हैं, ये सभी बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण थे। अगला सवाल है सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता में अंतर स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले सांप्रदायिकता का अर्थ जानिए। अपने धर्म को अन्य धर्मों से ऊंचा मानना, अपने धार्मिक हितों के लिए राष्ट्र हित का भी बलिदान देना सांप्रदायिकता कहलाता है। यानी जब एक ही जाति एवं धर्म के लोग दूसरे जाति एवं धर्म के लोगों को अपने से हीन मानने लगते हैं, अपने आप को उच्च मानने लगते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगते हैं, तो उसे ही सांप्रदायिकता कहते हैं। अब बहुत सारे ऐसे सांप्रदायिक को बढ़ावा देने वाले लोग हैं जो अपने धर्म को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरे के धर्म के लोगों को गाली फजत देते हैं। उसके बाद में राष्ट्रीय हितों का भी बलिदान दे देते हैं, तो ऐसे लोग को सांप्रदायिक व्यक्ति कहा जाता है। सांप्रदायिकता धर्म के नाम पर घृणा फैलाती है। सांप्रदायिकता जो है वो धर्म के नाम पर घृणा अर्थात नफरत फैलाती है। यह एक विष के समान है। सांप्रदायिकता जो शब्द है एक जहर के समान है जो मानव को मानव से घृणा करना सिखाता है, एक आदमी को दूसरे आदमी से नफरत करना सिखाता है। इस संकुचित मनोवृत्ति के कारण एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्म के अनुयायियों का अथवा एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोगों को खून के प्यासे हो जाते हैं। सांप्रदायिकता के कारण एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोगों का दुश्मन बन जाते हैं, दुश्मन के जैसा व्यवहार किया करने लगते हैं, जिससे सांप्रदायिक दंगा होने लगता है। इसके कारण राष्ट्रीय एकता खतरे में पड़ जाती है, जो लोकतंत्र के लिए भी खतरा संपन्न कर देती है। हमारे देश में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम धर्म और इंग्लैंड में ईसाई धर्म को दर्जा दे दिया गया है। जिसके विपरीत भारत का संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है।
संविधान के हर नागरिकों को एक स्वतंत्रता दी गई है कि वे अपने विश्वास में वे किसी भी धर्म को अंगीकार कर सकता है। इस आधार पर उसे किसी का अवसर से वंचित नहीं किया जाता है। प्रत्येक धर्मावलंबियों को धर्म का पालन करना अथवा शांतिपूर्ण ढंग से प्रचार करने का अधिकार दिया गया है। तो हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पे तमाम लोगों को अपने स्वेच्छापूर्वक भारत में पाए जाने वाले तमाम धर्मों को कोई भी धर्म स्वीकार कर सकते हैं। उन पर कोई भी व्यक्ति उन्हें आर्थिक, सामाजिक और मनोवृत्ति से कोई भी उससे टेंशन नहीं दे सकता, कोई भी दबाव नहीं डाल सकता है और कोई भी सरकारी लाभ से उसे वंचित नहीं किया जा सकता है। अगला सवाल है, ग्राम पंचायत के 2 कार्य बताइए। दोस्तों लिखिएगा, ग्राम पंचायत राज अधिनियम सन 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत राज के कार्यों की सूची बनाई गई थी। अब आइए ग्राम पंचायत के आखिर 4 कार्य कौन कौन है बताते हैं। पहला जो कार्य है सामान्य कार्य। सामान्य कार्य में क्या आते हैं? पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना तैयार करना, प्रकृति संकट में सहायता प्रदान करना, सामुदायिक कार्यों में सहयोग देना, ये है सामान्य कार्य। उसके बाद में आता है सार्वजनिक सुविधा संबंधित कार्य। पेयजल यानी पीने के लिए पानी की व्यवस्था करना, सड़क, मकान, नाली, पुलों का निर्माण करना, गलियों में रोशनी की व्यवस्था करना, ये सार्वजनिक काम होता है जो सभी के लिए उपयोगी होता है। उसके बाद में शिक्षा संबंधी कार्य, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में सहभागी बनना, वयस्क एवं अनौपचारिक शिक्षा को बढ़ावा देना, ग्रामीण पुस्तकालय एवं वाचनालय का संचालन करना। उसके बाद में अगला कार्य है लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी कार्य। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था करना, परिवार कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, ये होते हैं लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी कार्य। उसके बाद में अगला सवाल देखिए कि सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों नागरिकों द्वारा सरकारी कामकाज में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेने की क्रिया को सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। जैसे चुनाव में मतदान करना, चुनाव में खड़ा होना, ये सभी के सभी सत्ता की साझेदारी के अंतर्गत ही आता है। हालांकि इस पीडीएफ में बहुत सारे क्वेश्चन अभी मौजूद है जिसका सॉल्यूशन कर पाना अभी बाकी है। आगे आने वाली पार्ट में हम आप सभी के लिए लेकर आएंगे 10वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान के साथ साथ अन्य विषय का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप चाहते हैं 10वीं कक्षा का प्रत्येक चैप्टर का चैप्टर वाइज नोट्स फ्री में डाउनलोड करना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मैथ एंड मैजिक टिप्स ऑफिशियली मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। वहाँ पे आप जाके तमाम पीडीएफ को आसानी तरीके से डाउनलोड कर सकेंगे। questionforexam.com पे जाके ऑनलाइन तैयारियाँ कर सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप फ्री में सभी पीडीएफ को ले सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए और आप हमारे द्वारा बनाए गए मोबाइल ऐप, वेबसाइट तथा टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा। तो हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही बिहार बोर्ड से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए आप तमाम छात्रों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।